नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण के मामले में हाईकोर्ट के दखल के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है और मौके पर भारी पुलिस बल के साथ सदर एसडीएम ने पहुंचकर निर्माण कार्य को रुकवाया। राजस्व कर्मचारियों और अधिकारियों की मिलीभगत से टीन और पर्दा लगा करके यहां पर निर्माण कार्य हो रहा था। दरअसल यहां पे सेटिंग का खेल से भूमाफिया कब्जा करवा रहे थे और नगर के विकास भवन के सामने करोड़ों की बेशकीमती जमीन मौनी मंदिर तुलसी सत्संग भवन परिसर का यह मामला बताया जा रहा है। वहीं कानपुर में सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयारियों में जुट गया है और इसी के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत की स्कूल के प्रिंसिपल महिला सिंह से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट जो कि हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के आने हैं, मार्किंग के हिसाब से उसकी तैयारियां स्कूल में की जा रही है। हम मौजूद हैं कानपुर के ही एक सीबीएसई बोर्ड के स्कूल में, जिसकी प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछ लेते हैं किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, मार्किंग के हिसाब से किस तरीके से बच्चों को प्रमोट किया जाएगा और स्कूल की तरफ से क्या व्यवस्थाएँ की गई। मैं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि सीबीएसई बोर्ड में जो भी बच्चे होंगे हाई स्कूल के इंटर के, किस तरीके से आप लोग उनको पास आउट करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वर होपिंग कि ऑफलाइन एग्जाम्स हो, बिकॉज आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू जज समबडी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स। लेकिन लुकिंग ऑन द अदर हैंड, लुकिंग टुवर्ड्स द करंट सिचुएशन, आई थिंक इस सुप्रीम कोर्ट का, इनफैक्ट सीबीएसई का एक बहुत अच्छा डिसीजन है दैट दे आर टेकिंग द एग्जाम्स ऑन द बेसिस ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ क्लास 10th, 11th एंड 12th। जो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइंस अभी आई हैं दैट बाय 31st of July दे विल बी डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, जिसके लिए उन्होंने हमसे सारे सीबीएसई स्कूल से दे हैव आस्क्ड फॉर मार्क्स ऑफ क्लास 10th, 11th and 12th. That is 30% for 10th, 30% for 11th and 40% for 12th pre-boards. एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग उन्होंने जो ईजी किया है वो ये किया है कि 10th के जो मार्क्स हैं वो बच्चों का जो भी बोर्ड उन्होंने दिया है, दे विल टेक द मार्क्स ऑफ दैट ऑफ द बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ दोज 5। 11th का बच्चे का, बिकॉज दैट टाइम देयर वाज नो कोविड, तो उसमें उन्होंने हमसे एनुअल मार्क्स मांगे हैं। एंड फॉर क्लास 12 दे हैव आस्क्ड फॉर प्री बोर्ड्स विच द चाइल्ड हैड गिवन इन दी, बिकॉज एवरीथिंग वाज ओपन फॉर दैट टाइम, सो दैट वाज कंडक्टेड ऑफलाइन इन स्कूल। तो 30% और 40% का क्राइटेरिया है जो सीबीएसई ने मांगा है हमसे। अच्छा, कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो बच्चे उस जो रिजल्ट आप लोग पास आउट कराएंगे बच्चों का, उनमें अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो किस तरीके से एग्जाम की तैयारी स्कूल में करेंगे? जी, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है सीबीएसई ने, दैट इफ द चाइल्ड इज नॉट सेटिस्फाइड और इफ द गार्जियन इज नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क्स, सो दे कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर करेक्शन इन द मार्क्स एंड देन लेटर ऑन सीबीएसई उनका री एग्जाम करवाएगा, जिसमें विच कैन बी ऑनलाइन और ऑफलाइन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन विच एवर वुड बी देयर एट उस समय पे जो भी होगी। सो इट्स अ गुड थिंग दैट जो भी मार्क्स स्कूल से जाते हैं, इफ एनीबडी इज अनसेटिस्फाइड दे कैन ऑलवेज गो फॉर अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, उस दौरान कोविड के नियमों का भी पालन करना है, कोर्ट ने ये भी आदेश किया है, उसके लिए क्या व्यवस्था है? जी, अब जैसे अभी तो एवरीथिंग विल बी ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल के मार्क्स, बट लेटर ऑन अगर कभी री एग्ज़ाम होता है, अगर कोविड नहीं रहा, फिंगर्स क्रॉस, तो आई थिंक एवरीथिंग वुड बी ऑफलाइन। बट इन केस कोविड रहता है तो आई थिंक कि बच्चे कम होंगे, बिकॉज नॉट मैनी विल गो फॉर करेक्शन और समथिंग। सो इन दैट केस आई थिंक ऑफलाइन ही बेटर ऑप्शन है, जिसमें कोविड के प्रोटोकॉल्स, स्कूल में एक वैक्सीनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आई होप हो जाएगा, एंड बच्चों के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल, सैनिटाइजेशन एंड ऑल के साथ। बट व्हाट इन माय ओपिनियन, आई थिंक वो ऑफलाइन होना चाहिए। अच्छा, आप लोग ये बात कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम्स होने चाहिए, अगर बाय द वे कोर्ट, क्योंकि मंडे को भी अभी सुनवाई होनी है, तो कोर्ट अगर कहता है कि स्कूल में ही एग्जाम होंगे तो आप लोग क्या स्कूल में पूरी तरीके से तैयार हैं? जी, देखिए, अगर स्कूल से पूछा जाए तो मेरी ओपिनियन में आई थिंक इट इज़ द बेस्ट वे टू जज अ चाइल्ड ऑन द बेसिस ऑफ academics इज ऑफलाइन, बिकॉज यू कैन नॉट जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ what they have done 3 years or 2 years back. It is the present situation. Every year the psychology, the brain, the mind of the child changes, and अगर 10th में if he hasn't scored good तो he would have done better in 12th. सो अगर गवर्नमेंट हमें बोलता है कि आप ऑफलाइन एग्ज़ाम कराएं या फिर एक ऑप्शन ऐसा आता है, तो इन माय ओपिनियन आई थिंक बच्चों को पार्क्स में बुलाया जाए
और सेल्फ सेंटर बनाया जाए, बिकॉज इन एवरी स्कूल मैक्स टू मैक्स स्टूडेंट्स होंगे 300 और 400 ऑफ क्लास 12 एंड मे बी इन फ्यू स्कूल ज़्यादा हो। तो अगर आप सेल्फ सेंटर बनाते हो स्कूल को तो ये बेटर होगा कि 200 की कैपेसिटी को मैनेज करना इज़ बेटर दैन मैनेजिंग 500 और 600 कैपेसिटी इन स्कूल इफ़ स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स आर कमिंग। तो एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि हम सेल्फ सेंटर बनाएं, प्लस हम सैनिटाइजेशन रखेंगे, ये कोशिश करेंगे कि बिफोर एग्ज़ाम्स हमारा स्टाफ वैक्सीनेट हो जाए, इनफैक्ट बच्चे वैक्सीनेट हो जाएं इफ़ द वैक्सीनेशन इज़ गोइंग ऑन एन अ गुड लेवल। तो बाकी सैनिटाइजेशन रहेगा, हमारे पास गेट पे टेम्परेचर मेजरमेंट वो होगा, एवरीथिंग वील सी अंडर द प्रोटोकॉल्स। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल महिमा वाजपेयी जी, जिनका कहना है कि अगर कोर्ट ये आदेश करता है कि बच्चों के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो स्कूल में कराए जाएंगे तो उसके लिए विशेष तौर पे कोविड के नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन स्कूल के जो मानना है वो ये कहना है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे तो उससे कोविड के नियमों का भी पालन किया जा सकता है। और रही बात अगर हाई स्कूल और इंटर के जो एग्ज़ाम अभी इनको निकाल रहे हैं उसको लिए इन्होंने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश है कि बच्चों के जो प्री एग्ज़ाम किए गए थे उसको लेकर के उसी की मार्क्स की अकॉर्डिंग के हिसाब से ही बच्चों को पास आउट किया जाएगा। कानपुर से सूरज सिंह, इंडिया न्यूज़। वहीं पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और ऐसे में आम जनों की जेब भी हल्की हो रही है। इसी को लेकर के हमारे संवाददाता ने लोगों के साथ खास बातचीत की है। में लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों की बात करें उनमें इजाफा ही देखा जा रहा है। और यदि आज की बात करें तो पेट्रोल में फिर एक 27 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और आप डिस्प्ले में देख सकते हैं कि लखनऊ में जो ये रेट है आप 94 रुपये 17 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। इस प्रकार की कोविड के बाद इस प्रकार की बढ़ोतरी एक आम लोगों के लिए कितना मुसीबत खड़ा करती है। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे जो लोग कस्टमर खड़े हुए हैं डीजल या पेट्रोल के इंतज़ार में, सर क्या कहेंगे, लगातार पेट्रोल में इजाफा हो रहा है दामों में, आप कैसे अपना परिवार चला रहे हो, गाड़ी किस प्रकार चला रहे हो? सर ड्यूटी है, ड्यूटी तो करना ही है। पेट्रोल महंगा होगा, इसमें जो है जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके लिए दिक्कत है, जो उच्च लोग हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लगातार जो पिछले कई दिनों से इजाफा हो रहा है पेट्रोल के दामों में, तो कितना लगभग आपका महीने का बजट बिगड़ रहा होगा इसमें? महीने का बजट क्या सर, चाहे सैलरी कम हो या ज़्यादा, ऑफिस तो जाना ही है, पेट्रोल लेना ही है। पेट्रोल चूँकि एक ऐसा पदार्थ है कि जिसके बगैर लोग रुक नहीं सकते, ऑफिस जाएंगे, अस्पताल जाएंगे, निजी काम है वो निपटाएंगे। क्या कहेंगे दामों पे बढ़ोतरी को लेकर? सर इसके बारे में हमें जानकारी, बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कि पेट्रोल और दामों के रेट जो हैं उनमें डलवा रहे हैं, मजबूरी है। साफ कहना है कि पेट्रोल का दाम कितना भी बढ़े लेकिन ऑफिस जाना है, आवश्यक कार से जाना है। तो सरकार पे जो सवाल उठ रहे हैं कि लगातार इस प्रकार के यदि बढ़ोतरी हो रही है तो आम आदमी पे असर ज़रूर है। और यदि लोगों की यदि महीने की बात करें कि कितना उनका बजट बिगड़ रहा है, घरेलू खर्चे में कितना बजट बिगड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इस प्रकार के लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो उनमें भी असर पड़ेगा। और सरकार को भी इसमें एक बार आम जनता के लिए विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के पेट्रोल के दामों में लगातार लोगों को नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं उसमें लाभ देने के लिए, पेट्रोल दाम घटाने के लिए एक बार इसमें विचार करना जरूर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। तो जिन लोगों के वाहन के फिटनेस परमिट और आरसी डीएल आने वाली 30 जून को एक्सपायर हो रहे थे, केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी वैधता 30 सितंबर तक कर दी है। और इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। वाहन का परमिट फिटनेस आरसी डीएल एक्सपायर हो गया तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब तक वैधता 30 जून थी, अब उसको बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। लखनऊ का आरटीओ ऑफिस है, यहाँ तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वाहनों संबंधी कागजों के लिए यहाँ पर आते हैं। और साफ तौर पर अगर बात करें तो कोरोना काल चल रहा है, ऑफिस बंद हो गए थे, हालांकि जैसे जैसे छूट मिल रही, कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली है, तमाम सारे दफ्तर खुल रहे हैं, हालांकि शर्तों के साथ लोग आ रहे हैं। ये बताइए भाई साहब, यहाँ के किस काम के लिए आए थे? अब लाइसेंस संबंधित काम के लिए आए। अच्छा, तो अभी तो वैधता उसकी बढ़ा दी गई है जिनका एक्सपायर हो गया? जी बिल्कुल, प्रशासन का एक अच्छा कदम है। और इस जैसे कोरोना काल चल रहा था, अभी जो है लॉकडाउन को देखते हुए कई लोग ऑफिस नहीं आ पाए अपना कार्य कराने के लिए, जो है उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अब जो कि प्रशासन ने एक पहल की है इसमें कि समय बढ़ा दिया गया है। अब मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि अब लोग आसानी से अपना वो काम करा सकेंगे और उनको पूर्ण सुविधा मिल सकेगी।
कोरोना काल में तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से नहीं निकल पा रहे थे, ऑफिस भी बंद हो गए थे क्योंकि हालात बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन अब जैसे जैसे छूट मिल रही है, ऑफिस भी खुलने लगे हैं, तो परिवहन संबंधी तमाम सारे कागज थे, चाहे फिटनेस हो, परमिट हो, RCDL जो एक्सपायर हो गए थे, उनकी जब समय अवधि जो है एक्सपायरी की वो 30 सितंबर तक कर दी गई है। कितनी राहत होगी इससे? सर इससे तो राहत मिली है, लेकिन मैं लाइसेंस संबंधित 2 वर्ड और करना चाहता हूँ इसमें कि जिन लोग के फरवरी में जिन लोगों ने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और 2 महीने के उधर उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इन दिनों जोरदार बारिश दर्ज की जा रही है। ऐसे में देवरिया में खूब जमकर बारिश हुई है। इस कारण लोगों को गर्मी से निजात मिली है, लेकिन जल भराव एक बड़ी समस्या बना हुआ है। इसको लेकर के हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है। जो बरहज जो राप्ती गोर्रा मिलती है, जो गोरखपुर की तरफ से चलकर नेपाल होते हुए ये बिहार चली जाती है। बिहार जाके गंगा जी में संगम मिलती है और ये नदी से इस समय भी बाढ़ रही है। प्रशासन व्यवस्था किया है और बाढ़ जो आ रही है, बाढ़ इसके लिए 3-4 गांव जो बगल के नदी के उस पार गांव हैं जो आपको दिख रहे हैं, जो नदी के जो गांव है वो दिख रहे हैं, वो प्रभावित होते हैं, जिसमें परसिया दीवार और बिन टोली से कई गांव हैं जो प्रभावित होते हैं। उसी को लेकर प्रशासन अलर्ट है और प्रशासन उसमें पूरी व्यवस्था किए है। और इस बात को लेके जब हमारे साथ ग्रामीण भी है, इस नाव पर बैठे हैं, जिससे ये पूछेंगे कि क्या ये व्यवस्थाएं क्या है और सब प्रशासन ने क्या व्यवस्था और क्या बाढ़ आने से क्या दिक्कत होती है। भाई साहब, आप ये बताइए कि ये स्थानीय रहने वाले हैं, बाढ़ आती है तो क्या परेशानी, कितने गांव प्रभावित होते हैं? बाढ़ आती है तो सर इसमें जो है कि ये कटेगवा और ये इधर परसिया दीवार हुआ प्रभावित होते हैं, जिसके लिए प्रशासन ने इसके लिए ठोस कदम उठाए हैं और जो है कि इसके बचाव के लिए पूरी व्यवस्था की है। और जो है कि यहाँ जल जमाव और ये होते हैं, उसके लिए निकासी के लिए व्यवस्था की जा रही है। अभी हाल ही में वो बालू कटान करके उसको बचाने के लिए वो लगा गया था कि बालू कैंप और नदी का मोड़ने के लिए प्रशासन से पूरी व्यवस्था कराई गई है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रशासन इस समय पूरी तरह मुस्तैद है। सरकार इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है और हम लोगों को विश्वास है कि किसी प्रकार को नागरिकों का कोई व्यवस्था जो है कि व्यवस्था पूरी तरह से ठीक ठाक होगी और कोई सी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ हमारे नाविक भी है, बाढ़ आती है क्या प्रॉब्लम होती है उनसे पूछेंगे। बाढ़ आती है तो नाव बेड़ा आदमी को इधर ले जाना होता है, आना होता है। प्रशासन क्या व्यवस्था? प्रशासन यही नाव है, यहाँ पे देखभाल करते हैं। ये है यहाँ के नाविक हैं जो बता रहे हैं प्रशासन का प्रशासन है। प्रशासन ने ये सभी बाढ़ आई नहीं, लेकिन फिर भी वो चाक चौबंद व्यवस्था की है, जिसमें 12 चौकियाँ बनाई गई हैं, सभी ड्यूटी लगा दी गई है कर्मचारियों की और इसके बाद 141 नाव की व्यवस्था की गई है और 12 जो शेल्टर होम हैं कि आपातकालीन अगर बाढ़ आए तो बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को रहने की व्यवस्था प्रशासन ने की है। और साथ ही PWD और पशु और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, नाविकों को अलर्ट पर रखा गया है और जो भी जैसे भी मशीन है उसकी भी अलर्ट पर रखा है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि कभी भी आपातकालीन अगर काम कुछ आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन इसके लिए चारों तरफ हर व्यवस्था करके चाक चौबंद की व्यवस्था किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन कहीं भी कोई भी दिक्कत आने और साथ ही PWD और पशु और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट पर रखा गया है, नाविकों को अलर्ट पर रखा गया है और जो भी जैसे भी मशीन है उसकी भी अलर्ट पर रखा है, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है कि कभी भी आपातकालीन अगर काम कुछ आवश्यकता पड़ती है तो इन्हें उपयोग किया जा सकता है। प्रशासन इसके लिए चारों तरफ हर व्यवस्था करके चाक चौबंद की व्यवस्था किया हुआ है, जिसको लेकर प्रशासन कहीं भी कोई भी दिक्कत आने के लिए वो कमर कस के तैयार है कि कहीं भी कोई परेशानी न हो। घनश्याम मिश्र, इंडिया न्यूज़ है। जो उधर मेरठ नगर निगम की अव्यवस्थाओं की एक तस्वीर सामने आई है। दरअसल गुरुवार को मूसलाधार बारिश के बाद बदहाल शमशान की टूटी छत से बहे झरने की वजह से चिता की आग भी बुझ गई।
अंतिम संस्कार करने आए लोग लकड़ियों को भीगने से बचाने के लिए प्लास्टिक के कट्टों से उन्हें ढकते रहे। चिता की आग को बुझने से बचाने का भी हर प्रयास किया गया, लेकिन शमशान की छत से बहते झरने ने हर प्रयास को असफल कर दिया। मजबूरी और बेबसी में फंसे इस परिवार को बारिश के रुकने का इंतजार करना पड़ा। बारिश रुकी है तो फिर से मुखाग्नि दी गई है और अंतिम संस्कार किया गया है। अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। मामला मेरठ के अब्दुल्लापुर इलाके के शमशान घाट का बताया जा रहा है। हमारी माँ का देहांत हो गया था। मैं राजेश गुप्ता, अब्दुल्लापुर निवासी, जो कि अपने स्थानीय शमशान घाट पर उनको लेके गया। वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश अचानक चालू हो गई, जिसके कारण वहाँ का जो वो भवन बना हुआ था जिसके नीचे चिता को जलना था, वो इतना जर्जर भवन में था कि वो उसको देख के सबसे पहले तो पब्लिक को ये डर हो गया कि ऊपर ही ना गिर जाए। कल दिनांक हंडिया मोहल्ला निवासी राजेश कुमार गुप्ता जी की माता जी का देहांत हुआ, जिसके पश्चात शोका कुल परिवार आज दिनांक 17/6/2021 को अब्दुल्लापुर स्थित शमशान घाट में अपनी माता जी का दाह संस्कार करने के लिए शव को लेकर पहुंचे। जैसे ही चिता तैयार की गई और चिता पर शव को रखा गया तो तुरंत तेज बारिश शुरू हो चुकी। बारिश इतनी तेज थी कि जो शमशान घाट में जो शव स्थल का जो लेंटर है वो इतनी जर्जर अवस्था में है कि वो पानी से चू रहा था और जहाँ से वो फूटा हुआ था सीधा वो पानी हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी की माता जी की चिता पर सीधा आकर गिरने लगा, जिस कारण चिता 2 बार बुझी। जिसके पश्चात हमें चिता को जलाने के लिए 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। बारिश रुकने के बाद हमारे राजेश कुमार गुप्ता जी ने अपनी माता जी की चिता का दाह संस्कार किया। उधर बुलंदशहर के तहसील सिकंदराबाद के चंदेरू में प्रतिबंधित प्रजाति की 14 क्विंटल मछली को तालाब से निकलवाया गया है। एसडीएम के नेतृत्व में की गई कार्रवाई से मछली पालकों में हड़कंप मच गया है। मौके से आरोपी मछली पालक फरार हो गया है। मौके पर मीट कटर मशीन और प्लास्टिक ड्रम भी बरामद किए गए हैं। मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया है कि गांव चंदेरू स्थित तालाब में प्रतिबंधित प्रजाति की मछली का पालन हो रहा था। स्थलीय सर्वे के बाद तालाब में प्रतिबंधित मछली के पालन की पुष्टि हुई। मछली पालक इस प्रतिबंधित प्रजाति की मछली को सड़ा गलाकर मीट खिलाते हैं, इससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। अब इस मामले में आरोपी के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई के लिए तहरीर दी जा रही है। उधर बलिया में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के दौरे को लेकर के जहां पे प्रशासनिक अमला तैयारियों में लगा रहा, तो फिर वहीं उन 5 गांव में से एक गांव ऐसा भी है जिसमें आज़ादी के 73 साल के बाद भी बिजली अब तक नहीं पहुंची है, जबकि गांव में बिजली के खंभे, तार और ट्रांसफार्मर लगे हैं। गांव का नाम सहरसपाली है, जो कि बलिया मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसी गाँव से सटे महज 100 मीटर की दूरी पर गिरी मठिया है, जहाँ पे 8 परिवार रहते हैं। इस गांव में 73 सालों से बिजली नहीं है। 10 साल पहले बिजली का खंभा, तार और ट्रांसफार्मर भी लग गया, लेकिन इस गांव के लोगों को आज तक बिजली नसीब नहीं हुई है। गांव में मुख्यमंत्री का आने का आगमन है और उस गांव को मतलब चारों तरफ से साफ सुथरा किया जा रहा है, और वहीं से थोड़ी दूर हमारे सरसपाली आ रहे हैं। आपका कौन सा गांव? सरसपाली गांव में आने का आगमन है उनका। नहीं आती है। कब से नहीं आ रही है? आज 70 साल तक हो गया। अच्छा, अभी बिजली नहीं आई? नहीं आई। तो घर के कितने करीब तक बिजली आती है? 100 किलोमीटर दूर तक। 100 मीटर? हाँ, यहाँ खम्मा आ गया है लेकिन बिजली नहीं आई है। ये गांव के बारे में जो जानकारी मिली है, अभी मैंने तुरंत तत्काल साइट पे सर्वे कराया है। उसमें हमारे 2 बॉर्डर सब स्टेशन से लाइन जाती है, और वहाँ पे चेक कराने के बाद जो पता लगा है कि जो सब स्टेशन से जुड़ना है, उस सब स्टेशन से लोड ज़्यादा होने की वजह से जुड़ नहीं पा रहा था। हमारे गांव में मुख्य और खबर सुल्तानपुर से है, जहां अयोध्या मंडल में सबसे ऊंचा तिरंगा लहराया है। बनारस के बाद सबसे ऊंचा तिरंगा यहां पर लहराया गया है। त्रिकोनिया पार्क में 100 फीट ऊंचा तिरंगा लहरा रहा है। नगर पालिका की तरफ से तिरंगा यहां पर लगाया गया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।